एक निर्जन द्वीप पर जहां एक अकेला वॉच टावर धुंध भरे क्षितिज के खिलाफ ऊंचा खड़ा है, वहां एक गंजा आदमी जो मेसन नाम से जाना जाता है चुपचाप दूर से एक सप्लाई बोट को देख रहा है, क्योंकि वह धीरे धीरे किनारे की ओर आ रही है जिसमें उसकी पूरी साप्ताहिक जरूरतों की आपूर्ति है। मेसन और बाहरी दुनिया के बीच का एकमात्र संपर्क। जब नाव डॉक पर लगती है तो एक आदमी अपनी छोटी भांजी जेसी से कहता है कि वह सामान द्वीप पर ले जाए। छोटी लड़की सावधानी से मेसन के घर की ओर बढ़ती है, सामान दरवाजे के सामने रखती है और एक छोटा उपहार दोस्ताना अभिवादन के रूप में छोड़ती है। स्पष्ट रूप से वह इस रहस्यमयी मेहमान को जानना चाहती है, फिर भी मेसन का बिल्कुल भी जवाब देने का कोई इरादा नहीं है। वह छायाओं में छिप जाता है, सभी मानवीय संपर्क से इनकार करता है। ये देखकर जेसी के पास चुपचाप चले जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता और वह दृश्य कई महीनों से दोहराया जा रहा है। ये देखा जा सकता है कि मेसन का एकरस और एकांत जीवन धीरे धीरे चित्रित किया जा रहा है। दिन प्रतिदिन वह एक निर्जन द्वीप के बीच में एक घर में अकेले रहता है। उसका एकमात्र साथी एक वफादार कुत्ता है। मेसन के लिए इस थकाऊ जीवन में दुर्लभ और लगभग एकमात्र आनंद शतरंज के खेल है, जहां वह अस्थायी रूप से बाहरी दुनिया और अपने दिल पर भारी पड़ने वाली चीजों को भूल सकता है। समय चुपचाप कई और महीनों तक बीतता है, जब तक कि एक दिन जेसी अपनी परिचित डिलीवरी यात्रा के साथ फिर से द्वीप पर आती है। इस बार वह इसे जाने नहीं देती। वह उसका नाम जोर से पुकारती है, जिस कारण घर के अंदर से मेसन को बाहर निकलना पड़ता है और पूछना पड़ता है कि वह क्या चाहती है। उस अवसर का फायदा उठाकर जेसी अपने दिल की निराशा व्यक्त करती है। वह कहती है कि कई महीनों से हर बार जब वह सामान डिलीवर करती है वह उसके लिए एक छोटा उपहार छोड़ती है, लेकिन मेसन ने कभी भी जवाब नहीं दिया या उनकी मौजूदगी को स्वीकार भी नहीं किया। उन फटकारों का सामना करते हुए मेसन स्पष्ट रूप से घोषणा करता है कि आज के बाद उसे वापस आने की जरूरत नहीं है। उन निर्दयी शब्दों से जेसी खुद को रोक नहीं पाती और वह जवाब देती है कि वह इतना बुरा व्यवहार क्यों कर रहा है, लेकिन मेसन समझाने की सहमत नहीं उठाता। वह बस छोटी लड़की के चेहरे पर दरवाजा जोर से बंद कर देता है। आहत होकर जेसी अपने अंकल की नाव पर लौटती है, लेकिन ठीक उसी पल अचानक एक बड़ा तूफान आ जाता है। हवा चीखती है और लहरें हिंसक रूप से उठती हैं, पानी को एक अनियंत्रित क्रोध में बदल देती हैं। अराजकता के बीच जेसी वाली छोटी नाव लहरों से पलट जाती है। लड़की संघर्ष करती है और फिर धीरे धीरे घूमते पानी में डूबने लगती है। घर के अंदर से मेसन खिड़की से पूरा घटनाक्रम देखता है। बिना एक सेकंड की हिचकिचाहट के वह तुरंत बाहर दौड़ता है, अपनी नाव पर कूदता है और सीधे तूफान के केंद्र की ओर बढ़ता है। तूफानी बारिश और हवा के बीच मेसन पानी में कूद जाता है, हिंसक लहरों के खिलाफ खुद को संभालते हुए अपनी जान जोखिम में डालकर जेसी की ओर तैरता है उसे बचाने के लिए। जब वह जेसी तक पहुंचता है तो मेसन हैरान रह जाता है कि उसका अंकल अब वहां नहीं है। वह तेज धारा और तूफान में डूब गया था। शोक मनाने का समय नहीं था। मेसन अपनी सारी ताकत से जेसी को नाव पर खींचता है। वो पागलों की तरह उसे बचाने की कोशिश करता है, लगातार छाती पर दबाव देकर हताशा में पुनर्जीवित करने की कोशिश करता है। कुछ सेकंड की सांस रोक देने वाली टेंशन के बाद जेसी अचानक जोर से खांसती है, पानी थूकती है और धीरे धीरे होश में आती है। मेसन जल्दी से जेसी को द्वीप वाले घर पर वापस ले जाता है। उसकी हालत जांचते समय उसे पता चलता है कि जेसी काफी गंभीर रूप से घायल है। उसके पैर पर गहरे घाव हैं। स्थिति को स्थिर करने के बाद मेसन को दिल तोड़ने वाली सच्चाई बतानी पड़ती है कि उसका अंकल बच नहीं पाया। वह भयानक खबर घातक प्रहार की तरह लगती है। जेसी पूरी तरह टूट जाती है। अचानक हुए इस भारी नुकसान पर बेकाबू होकर रोने लगती है। अगली सुबह मेसन जेसी के पैर के घाव की दोबारा जांच करता है और समझता है कि जो उसने सोचा था यह उससे कहीं ज्यादा गंभीर है। वह सावधानी से घाव को साफ करता है, पट्टी बांधता है, पूरी क्षमता से उसका इलाज करता है। उस दौरान जेसी बताती है कि अभी अभी गुजर गए अंकल के अलावा उसका कोई और रिश्तेदार नहीं है। दोनों ही इस समय तक एक दूसरे पर निर्भर थे। लेकिन उस जवाब से मेसन हैरान नहीं होता, क्योंकि जेसी का अंकल वास्तव में उसका पुराना दोस्त था। दोनों ने नौसेना में साथ सेवा की थी, कई बार एक साथ मौत का सामना किया था। सच्चाई बताने के बाद मेसन घर से निकल जाता है, अपनी रोजमर्रा की जिम्मेदारियों को निभाने, जेसी को अकेला छोड़कर इस सुनसान द्वीप के बीच घर में। मेसन के जाने के दौरान जेसी घर में इधर उधर घूमती है और एक चाकू ढूंढ लेती है। वह चुपचाप उसे अपने पास रख लेती है, आत्मरक्षा के साधन के रूप में, अगर कुछ बुरा हो जाए तो। उस रात मेसन अचानक जेसी के सपने में चीखने की आवाज से जाग जाता है। वह उसे आश्वस्त करने के लिए पास जाता है, लेकिन घबराहट में जेसी अचानक चाकू निकाल लेती है और उसे सीधे मेसन की ओर तान देती है। मेसन न तो डरता है और न ही कठोर प्रतिक्रिया करता है। वह शांत स्वर में बात करता है, उसे धीरे धीरे सांत्वना देता है ताकि जेसी धीरे धीरे शांत हो जाए। जब डर कम हो जाता है तो मेसन उसे सावधानी से दिखाता है कि चाकू को सही तरीके से कैसे पकड़ना है और बेसिक सेल्फ डिफेंस भी, अगर एक दिन उसे खुद की रक्षा करनी पड़े। इस क्रिया से पता चलता है कि ठंडे बाहरी रूप के नीचे मेसन वास्तव में जेसी की सुरक्षा की परवाह करता है। दिन ब दिन मेसन धीरे धीरे जेसी की अपनी बेटी की तरह देखभाल करने लगता है। वह उसके हर भोजन और नींद का ध्यान रखता है। यह सुनिश्चित करता है कि जेसी हमेशा सुरक्षित
और अच्छी तरह से देखभाल में रहे। जेसी भी धीरे धीरे द्वीप की नई जिंदगी में ढलने लगती है। वह मेसन के कुत्ते के बहुत करीब हो जाती है, उसके साथ घंटों खेलती है। वह दृश्य देखकर मेसन के दिल में लंबे समय बाद पहली बार एक साधारण खुशी महसूस होती है। ज्यादा देर नहीं बीतती कि जेसी को पता चलता है कि मेसन ने कभी कुत्ते का नाम नहीं रखा था। वह उत्साह से फैसला करती है कि उसका नाम टॉमी रखा जाए। वह साधारण लेकिन गर्मजोशी भरा नाम मेसन को बुरा नहीं लगता। वह यहाँ तक हैरान होता है कि जेसी को भी शतरंज खेलना आता है और उसकी स्किल्स उसे सचमुच प्रभावित करती हैं। हालांकि वह छोटा सा अच्छा पल जल्दी ही टूट जाता है। एक हफ्ते बाद जेसी के पैर के घाव की दोबारा जांच करते समय मेसन समझता है कि सूजन बिल्कुल भी कम नहीं हुई है। वह समझ जाता है कि उसके अस्थायी उपाय काफी नहीं है। जेसी को दवा और उचित चिकित्सा देखभाल की जरूरत है। कोई और चारा न देखकर मेसन फैसला करता है कि उसे द्वीप छोड़ना होगा। वह नाव पर सवार होता है और सबसे नजदीकी शहर की ओर बढ़ता है ताकि लड़की का इलाज करने के लिए दवा ला सके। शहर पहुंचकर दुकान में मेसन हमेशा अपनी टोपी नीचे खींचकर चेहरा छिपाता है। जानबूझकर सुरक्षा कैमरों से बचता है क्योंकि ये आदत उसके अवचेतन में गहरे तक बैठी हुई है। उसकी हर हरकत सतर्क और गुप्त होती है, कोई निशान नहीं छोड़ता। उसी समय समुद्र के पार ब्रिटिश सरकार में एक उच्च स्तरीय सुनवाई के तनावपूर्ण माहौल में पूर्व MI6 निदेशक मैनीफोर्ड से सांसदों द्वारा लगातार सवाल किए जा रहे हैं एक टॉप सीक्रेट प्रोग्राम EVA के बारे में जिसे उन्होंने बनाया था। ये एक ऐसी प्रणाली है जो वैश्विक स्तर पर टेलीफोन संचार की अवैध निगरानी करती है और सीधे MI6 को खुफिया डेटा उपलब्ध कराती है। स्पष्ट रूप से यह लाखों लोगों की निजता का गंभीर उल्लंघन है। भारी आरोपों का सामना करते हुए भी मैनीफोर्ड अपने कार्यों का दृढ़ता से बचाव करता है। वह दावा करता है कि प्रोजेक्ट EVA ने असंख्य आतंकी साजिशों को रोका है और कई निर्दोष जानें बचाई हैं। हालांकि अदालत उस तर्क को स्वीकार नहीं करती और आदेश देती है कि प्रोग्राम को तुरंत बंद किया जाए। सुनवाई से निकलते ही मैनीफोर्ड प्रधानमंत्री से मिलने जाता है चर्चा के लिए। प्रधानमंत्री प्रोजेक्ट EVA की महत्व को बहुत अच्छी तरह समझती है, लेकिन आगामी चुनाव के संदर्भ में वह ऐसे घोटाले वाले प्रोग्राम की सार्वजनिक रूप से रक्षा नहीं कर सकती। प्रधानमंत्री मैनीफोर्ड से स्पष्ट रूप से कहती है, कम से कम चुनाव खत्म होने तक। बदले में प्रोजेक्ट EVA कुछ समय और गुप्त रूप से चल सकता है इस शर्त पर कि मैनीफोर्ड सार्वजनिक नजरों से हट जाए। वापस जेसी के पास लौटते हुए मेसन जेसी के लिए नए कपड़े कैजुअली चुनता है। दुकान से निकलते समय वह अनजाने में कुछ लोगों के पीछे से निकलता है जो एक वीडियो फिल्मा रहे होते हैं। उसे बिल्कुल पता नहीं चलता कि वह वीडियो MI6 के सिस्टम द्वारा एकत्र और विश्लेषित कर लिया गया है। बस एक पल में सिस्टम मेसन के चेहरे को स्कैन करता है और तुरंत चेतावनी फ्लैग कर देता है। जानकारी सीधे MI6 निदेशक रॉबर्टा के पास पहुंचती है। फाइल खोलते ही रॉबर्टा को पता चलता है कि मेसन एक अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी है जिसके पीछे खूनी और घातक बम विस्फोटों की एक श्रृंखला है। बिना किसी हिचकिचाहट के रॉबर्टा तुरंत अपने अधीनस्थों को आदेश देती है कि एक विशेष टास्क फोर्स तैनात की जाए और मेसन को किसी भी कीमत पर पकड़ा जाए। अगली सुबह मेसन जेसी के घाव का इलाज खत्म करता है और उसे सावधानी से पट्टी बांधता है। उसी समय जेसी नए कपड़ों से बेहद उत्साहित होती है। उदास दिनों के बाद उसके चेहरे पर दुर्लभ मुस्कान खिल जाती है। रात होती है और दोनों शांतिपूर्ण माहौल में साथ बैठकर डिनर करते हैं। हालांकि एक अनुभवी सैनिक की प्रवृत्ति तुरंत जाग उठती है जब मेसन को बाहर से असामान्य आवाजें सुनाई देती हैं। वह खिड़की पर जाता है निरीक्षण करने और तुरंत समझ जाता है कि एक नाव द्वीप की ओर आ रही है। नाव पर कई हथियारों से लैस अधिकारी हैं जो नाव से उतर रहे हैं। जैसे ही वे किनारे पर पैर रखते हैं मेसन पहले से तैयार किए गए जाल सक्रिय कर देता है। बस एक पल में कई अधिकारी गिर जाते हैं। बचे हुए लोग अराजकता में पड़ जाते हैं। एक एक करके मेसन की रक्षा प्रणालियों द्वारा चीर फाड़ दिए जाते हैं। उनमें से एक मेसन की स्थिति पता लगा लेता है और गोली चलाता है जो उसे लग जाती है। घायल होने के बावजूद मेसन रुकता नहीं। वह सीधे दुश्मन के ऊपर झपटता है और करीबी युद्ध में उलझ जाता है। मेसन की भयानक गति और कौशल के सामने कोई भी टिक नहीं पाता। हाथापाई के दौरान एक अधिकारी जेसी के पास पहुंचने की कोशिश करता है। कुत्ता टॉमी खतरे को सूंघ लेता है। वह लड़की की रक्षा के लिए आगे दौड़कर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे सिर्फ एक ठंडी गोली का सामना करना पड़ता है। कुत्ता उसी जगह गिर जाता है। उस दृश्य को देखकर जेसी गुस्से में दुश्मन की ओर दौड़ती है, लेकिन उसे तुरंत पकड़ लिया जाता है और घसीट कर ले जाया जाता है। बाहर मेसन ठंडे और सटीक तरीके से बचे हुए लोगों को एक एक करके गिराता रहता है। जेसी को खतरे में देखकर वह तुरंत अपनी बंदूक घुमाता है और ठीक समय पर उस आदमी को गोली मारकर गिरा देता है जो उसे पकड़े हुए था। अगले ही सेकंड में मेसन जेसी के पास दौड़ता है और उसे बताता है कि उन्हें तुरंत यहाँ से जाना होगा। मेसन जल्दी से जेसी के साथ नाव पर सवार हो जाता है, उस जगह को छोड़कर जो कभी उनका एकमात्र शरण स्थल था। MI6 मुख्यालय में वापस रॉबर्टा पूरी तरह हैरान होकर स्क्रीन पर पूरे ऑपरेशन को देखती है। स्पष्ट
स्पष्ट है कि जिस व्यक्ति का सामना वे कर रहे हैं वह कोई साधारण आतंकवादी नहीं है। खतरे के स्तर को समझते हुए कि यह उम्मीद से कहीं ज्यादा है, रॉबर्टा तुरंत एक साहसिक फैसला लेती है। MI6 के सबसे खतरनाक एजेंट वर्कमैन को जुटाकर शिकार में शामिल करती है। समुद्र में नाव लहरों को चीरते हुए आगे बढ़ रही है। जेसी को पता चलता है कि मेसन घायल है और खून रुक नहीं रहा। साथ ही चिंतित होकर पूछती है कि जो लोग अभी हमला करके गए थे वे कौन थे। मेसन सिर्फ संक्षेप में जवाब देता है कि वे अतीत के भूत हैं जो उसे सताने वापस आ गए हैं। आगे कोई व्याख्या किए बिना मेसन जेसी को एक बंदूक देता है और जल्दी से उसे बताता है कि सबसे खराब स्थिति में इसका इस्तेमाल कैसे करना है। उसके बाद वे नजदीकी घर की ओर बढ़ते हैं ताकि घाव का इलाज करने के लिए दवा मिल सके, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। दुर्भाग्य से फर्स्ट एड सप्लाई ढूंढने के लिए घर में चुपके से घुसने का उसका प्रयास एक छोटे लड़के द्वारा पकड़ लिया जाता है। कुछ सेकंड बाद ही पिता आ जाता है और मेसन पर बंदूक तान देता है, जिससे स्थिति सांस रोक देने वाली तनावपूर्ण हो जाती है। ठीक उसी पल जेसी बाहर निकलती है और अपनी बंदूक उस आदमी की ओर तान देती है, उसे निष्क्रिय स्थिति में ला देती है। लेकिन स्पष्ट है कि लड़की का कोई बुरा इरादा नहीं है और वह आदमी से विनती करती है कि मेसन का इलाज करने में मदद करे। थोड़ी हिचकिचाहट के बाद वह आखिरकार अनिच्छा से सहमत हो जाता है। इसी बीच MI6 में रॉबर्टा की टीम के एक सदस्य को एक चौंकाने वाली सच्चाई पता चलती है। EVA सिस्टम ने जिस आतंकवादी प्रोफाइल को मेसन को सौंपा था वह वास्तव में उसका नहीं था। किसी ने जानबूझकर उसकी पहचान बदल दी थी। इतना ही नहीं, मेसन की पूरी रॉयल फाइल सिस्टम से पूरी तरह मिटा दी गई थी। स्पष्ट है कि मेसन कोई आतंकवादी नहीं है बल्कि कभी MI6 का एजेंट था। यह खोज रॉबर्टा को पूरी तरह स्तब्ध कर देती है। उसे जवाब चाहिए और अब सब कुछ समझा सकने वाला एकमात्र व्यक्ति मैनीफोर्ट है। उसी समय EVA के माध्यम से मैनीफोर्ट को भी जानकारी मिलती है कि मेसन अभी भी जिंदा है। वह खबर उसे भी उतना ही हैरान करती है। बिना हिचकिचाहट के मैनीफोर्ट तुरंत वर्कमैन को सीधा आदेश भेजता है, जैसे ही तुम मेसन को देखो उसे और उसके साथ वाली लड़की दोनों को खत्म कर दो। पिता आखिरकार मेसन के घाव का इलाज पूरा करता है। जैसे ही मेसन जाने की तैयारी करता है उसे अचानक कुछ गड़बड़ महसूस होती है। आदमी के बेटे ने चुपके से पुलिस को बुला लिया था। मेसन तुरंत पिता और बेटे को चेतावनी देता है कि घर के अंदर छिप जाएं क्योंकि बाहर सशस्त्र बलों ने पूरे इलाके को तेजी से घेर लिया है। इस बीच रॉबर्टा और उसकी टीम MI6 मुख्यालय से निगरानी प्रणाली के माध्यम से हर हरकत पर नजर रख रही है। जैसे ही अधिकारी करीब आने लगते हैं पिता घबरा जाता है और अपने बेटे को लेकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन ठीक उसी पल एक ठंडी गोली की आवाज गूंजती है। वर्कमैन जो स्नाइपर पोजीशन में छिपा हुआ था बेरहमी से पिता को गोली मार देता है। सौभाग्य से मेसन ठीक समय पर दौड़कर आता है और लड़के को खतरे से बचा लेता है। फिर जल्दी से जेसी को खींचकर घर के पीछे छिपा लेता है। बाहर अभी भी कई अधिकारी इंतजार कर रहे हैं। मेसन के पास उन्हें आमने सामने का सामना करने के अलावा कोई चारा नहीं बचता। वह एक एक करके हर व्यक्ति को गिराता है, उनके हथियार छीन लेता है और भागने के लिए एक कार चुरा लेता है। वर्कमैन तुरंत दूसरी कार से पीछा करता है, लगातार मेसन पर गोलियां चलाता रहता है। पीछे नहीं हटते हुए मेसन स्टीयरिंग घुमाता है और वर्कमैन की कार को सीधे सड़क से बाहर धकेल देता है और तेजी से भाग निकलता है। उस दौरान रॉबर्टा सीधे मैनीफोर्ट को कॉल करती है, मेसन की असली पहचान और उसके पूरे फाइल को मिटाए जाने का कारण पूछती है। मैनीफोर्ट के पास सच्चाई छिपाने का कोई विकल्प नहीं बचता। कई साल पहले उसने एक टॉप सीक्रेट यूनिट बनाई थी जिसका नाम ब्लैक हॉक था। मेसन उसका पहला एजेंट था, एक एलीट हत्यारा जो आदेशों का पूरी तरह पालन करता था और दुनिया के सबसे खतरनाक लक्ष्यों को संभालने में माहिर था। लेकिन सब कुछ तब बदल गया जब मैनीफोर्ट ने मेसन को एक विदेशी अधिकारी की हत्या का मिशन सौंपा जिसे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा माना जा रहा था। मेसन ने कोई खास कारण बताए बिना मना कर दिया। मैनीफोर्ट को लगा कि मेसन उस लक्ष्य के प्रभाव में आ गया है, इसीलिए उसने संगठन का साथ छोड़ दिया और गद्दार बन गया। मैनीफोर्ट रॉबर्टा से जोर देकर कहता है कि मेसन उसके द्वारा प्रशिक्षित सबसे खतरनाक एजेंटों में से एक है और अगर उसे रोकना है तो उसे अपनी पूरी ताकत झोंकनी होगी। रॉबर्टा कहती है कि वह सहमत है, लेकिन उसके दिल में मैनीफोर्ट पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। वह अपने अधीनस्थों को मामले की और गहराई से जांच करने का आदेश देती है और फिर भयानक सच्चाई सामने आती है। वह विदेशी अधिकारी वास्तव में एक वैज्ञानिक था जो पूरी दुनिया के लिए कैंसर का मुफ्त इलाज ढूंढ रहा था। मैनीफोर्ट ने उसे मारने का आदेश इसलिए दिया था क्योंकि फार्मास्यूटिकल कंपनियों के कहने पर जिन्हें उस काम के प्रकाशित होने पर अरबों डॉलर का नुकसान होता। यही वजह थी कि मेसन ने मिशन ठुकरा दिया और MI6 का साथ छोड़ दिया। उसी समय कैमरा सिस्टम के माध्यम से मैनीफोर्ट को पता चलता है कि रॉबर्टा को पूरी सच्चाई मालूम हो गई है और वह आसानी से नहीं रुकेगी। एक अन्य घटनाक्रम में मेसन और जेसी कार से भागते रहते हैं। रास्ते में जेसी पूछती है कि क्या वह उसे अपनी फैमिली के पास ले जा रहा है। मेसन धीमी आवाज में जवाब देता है कि उसके पास कोई फैमिली नहीं है। उसके लिए फैमिली सिर्फ कमजोरी और असुरक्षा पैदा करती है और जेसी की सुरक्षा के लिए वह उसे अपने सामने आने वाले खतरे में और गहराई तक नहीं खींच सकता। दोनों एक चर्च ढूंढते हैं और फादर ओवेन से मिलते हैं जो वास्तव में मेसन का पुराना पार्टनर और पूर्व
MI6 IT एक्सपर्ट है। ओवेन मेसन को एक छोटी लड़की के साथ देखकर स्तब्ध रह जाता है। मेसन बस इतना समझाता है कि जेसी बस गलत समय पर गलत जगह पर थी। ज्यादा बातें किए बिना तीनों जल्दी से EVA सिस्टम में हैक करने का काम शुरू कर देते हैं। उसके माध्यम से ओवेन को पता चलता है कि MI6 मेसन का इतना हताश होकर पीछा क्यों कर रही है। उसकी नई पहचान उजागर हो गई थी और जानबूझकर उसे एक अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी के प्रोफाइल से जोड़ दिया गया था। सारे सुराग सिर्फ एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हैं, मैनीफोर्ड। ये समझते हुए कि अब कोई वापसी नहीं है, मेसन ओवेन से कहता है कि वह जेसी की देखभाल और सुरक्षा करे, जबकि वह खुद खतरे की जड़ को खत्म करने जाएगा। ओवेन तुरंत मना कर देता है, इस मौत के सर्पिल में और आगे शामिल नहीं होना चाहता। हालांकि जेसी तेजी से ओवेन की कैंसर की दवा को नोटिस करती है और कहती है कि वह इसे पहचानती है। जेसी की माँ उस भयानक बीमारी से गुजर गई थी। लड़की की सच्ची आंखों के सामने ओवेन को मानना पड़ता है कि उसे 5 महीने पहले कैंसर का पता चला था। यह सुनकर मेसन अपने पुराने दोस्त के लिए दुख छिपा नहीं पाता। आखिरकार तीनों एक जोखिम भरे फैसले पर सहमत होते हैं कि वह चक नामक एक कुख्यात अपराधी की तलाश करेंगे जो अब उनकी मदद कर सकता है। जब ओवेन कार तैयार करने के लिए बाहर जाता है, मेसन अचानक महसूस करता है कि कुछ गड़बड़ है। निश्चित रूप से अगले ही सेकंड में वर्कमैन प्रकट हो जाता है। मेसन और वर्कमैन के बीच टकराव अपरिहार्य, उग्र और क्रूर होता है। दोनों उच्च प्रशिक्षित हत्यारे आपस में भिड़ जाते हैं, हर वार प्रतिद्वंद्वी को खत्म करने के इरादे से। एक सांस रोक देने वाली करीबी लड़ाई के बाद मेसन वर्कमैन को घायल करने में कामयाब होता है और तुरंत जेसी और ओवेन को खींचकर भागने लगता है। वर्कमैन पागलों की तरह पीछा करता है लेकिन फिर भी नहीं पकड़ पाता। भागने के रास्ते में जेसी पूछती है कि वह खतरनाक आदमी कौन था। ओवेन समझाता है कि वर्कमैन लगभग मेसन का छोटा संस्करण है। वह MI6 में मेसन की जगह ले रहा है, वही हत्या का काम जारी रख रहा है जो कभी मेसन करता था। उसके बाद मेसन जेसी को शहर में चक से मिलाने ले जाता है। जब सिर्फ दोनों होते हैं, जेसी पूछती है कि वह उसके साथ क्यों नहीं रहता। मेसन धीमी आवाज में कहता है कि उसके पीछे लगने वाला खतरा बहुत बड़ा है और सब कुछ खत्म करने का एकमात्र तरीका स्रोत को नष्ट करना है। ये जानते हुए कि वह उसे रोक नहीं सकती, जेसी मेसन का हाथ पकड़ती है और उससे वादा करने को कहती है कि वह जिंदा वापस आएगा। लेकिन मेसन सिर्फ चुप रहता है। वह खुद से वह वादा नहीं कर पाता। रात होती है और वे एक हलचल भरे नाइट क्लब में पहुंचते हैं। जैसे ही वे अंदर घुसते हैं, उनकी तस्वीरें सुरक्षा कैमरों द्वारा कैद हो जाती हैं और तुरंत सिस्टम में अलर्ट ट्रिगर हो जाता है। 2 अलग अलग जगहों पर मैनीफोर्ड और रॉबर्टा दोनों को जानकारी मिलती है और वे एक साथ अपनी ताकतों को उस जगह पर तैनात कर देते हैं। नाइट क्लब के अंदर चक मेसन को असल में देखकर स्तब्ध रह जाता है। बिना लपेटे छपेटे के मेसन सीधे मुद्दे पर आता है। वह चक से मांग करता है कि जेसी को नई पहचान के साथ स्पेन भेजने की व्यवस्था करे और पर्याप्त पैसे दे ताकि वह सुरक्षित रह सके, सभी खतरों से दूर। शुरू में चक तुरंत मना कर देता है, लेकिन फिर मेसन कहता है कि उसका हैकर सभी विवरण रखता है उन कंटेनरों के बारे में जहां चक बंदरगाहों में लड़कियों को छिपा रहा है। अगर चक सहयोग नहीं करता तो सारा डेटा सीधे MI6 को भेज दिया जाएगा और चक को सिर्फ पैसे नहीं बल्कि उसकी पूरी साम्राज्य और उसकी जान की कीमत चुकानी पड़ेगी। यह सुनकर चक का चेहरा तुरंत बदल जाता है। वह मेसन से कहता है कि एक पल रुक जाए, वह सब कुछ व्यवस्थित करता है। उस दौरान जेसी अपना दर्द छिपा नहीं पाती। वह गुस्से और दुख में है ये जानकर कि मेसन उसे अकेले भेजने का इरादा रखता है। कुछ पल बाद चक एक नया पासपोर्ट और नकदी की गड्डी लेकर लौटता है। वह कहता है कि उसने बंदरगाह पर एक संपर्क तैयार कर दिया है। यह व्यक्ति जेसी को सुरक्षित रूप से स्पेन ले जाएगा। लेकिन जैसे ही वे नाइट क्लब से बाहर निकलते हैं, मैनीफोर्ड और रॉबर्टा दोनों पक्षों की ताकतें एक साथ धावा बोलती हैं और पूरे भवन को घेर लेती हैं। बिना किसी हिचकिचाहट के मेसन खुद पहल करता है हमला करने की। वह तूफान की तरह चलता है, हर अधिकारी को ठंडे और सटीक तरीके से गिराता जाता है। थोड़े ही समय में नाइट क्लब का फ्लोर लाशों से भर जाता है, जहां न तो हिचकिचाहट की गुंजाइश है और न ही दया की। हालांकि इस तीव्र लड़ाई के बीच एक अधिकारी अचानक जेसी को पकड़ लेता है और उसे बाहर घसीट कर ले जाता है। उसे एक काली वैन में धकेल देता है। मेसन तुरंत ओवेन को मदद के लिए कॉल करता है। दूर से ओवेन जल्दी से सुरक्षा कैमरा सिस्टम में हैक करता है और मेसन को वैन की सटीक लोकेशन गाइड करता है। मेसन बाहर दौड़ता है, कदम दर कदम आगे बढ़ता है। रास्ते में आने वालों को एक अजेय युद्ध मशीन की तरह खत्म कर जाता है। वह जेसी को बचाता है जो अत्यधिक घबराहट की स्थिति में है। अब लड़की आखिरकार समझ जाती है कि मेसन हमेशा जिस खतरे की बात करता था उसका स्तर कितना बड़ा है। दोनों भागते रहते हैं लेकिन वर्कमैन उन्हें ढूंढ लेता है और तुरंत पीछा शुरू कर देता है। पीछा तब खत्म होता है जब मेसन और जेसी बंदरगाह तक पहुंच जाते हैं। वहां चक के लोग एक नाव के साथ इंतजार कर रहे हैं। मेसन जेसी को आश्वस्त करता है कि स्पेन में वह सुरक्षित रहेगी। एक रुंधी हुई भावना के पल में जेसी कहती है कि अपने अंकल के अलावा मेसन ही उसका रिश्तेदार है। मेसन लड़की की आंखों में सीधे देखता है और वादा करता है कि उसे कुछ नहीं होगा।
ठीक उसी पल एक गोली चलती है। मेसन तुरंत जेसी को नाव पर धकेल देता है। फिर चक के लोग जल्दी से रवाना हो जाते हैं, लड़की को इस मौत की जगह से दूर ले जाते हैं। जब मेसन मुड़ता है तो वह वर्कमैन को आते देखता है, इसलिए वह पहल करता है वर्कमैन को एक एक मुकाबले की चुनौती देने की। कोई बंदूक नहीं, कोई हथियार नहीं। दोनों एलिट एजेंट एक उग्र और क्रूर लड़ाई में भिड़ जाते हैं। ये ब्लैक हॉक स्क्वाड के नंबर 1 और नंबर 2 एजेंट के बीच टकराव है। उम्र में बड़े होने के बावजूद मेसन साबित करता है कि शेर हमेशा शेर रहता है। वह एक मेटल पाइप पकड़ता है और अंतिम प्रहार करता है। पलक झपकते ही वर्कमैन का जीवन समाप्त कर देता है। उसके बाद मेसन चुपचाप बंदरगाह से निकल जाता है, रात की अंधेरे में गायब हो जाता है। अगले दिन अपने निजी घर में मैनीफोर्ड को पता चलता है कि उसके सभी बॉडीगार्ड मारे जा चुके हैं। वह तुरंत समझ जाता है कि दोषी मेसन है। सबसे महत्वपूर्ण बात, मैनीफोर्ड जैसे किसी के साथ सहयोग करना फिर से अपनी मौत को बुलाने के अलावा कुछ नहीं है। इतना कहकर वह ट्रिगर दबाता है, मैनीफोर्ड को उसी जगह खत्म कर देता है, मौत से भागने के दिनों को समाप्त कर देता है। एक महीने बाद स्पेन में जेसी एक छोटे रेस्टोरेंट में अकेली बैठी है। इसी बीच रॉबर्टा चुपचाप ईवीएस सिस्टम के माध्यम से लड़की को ट्रैक कर रही है, ये मानते हुए कि मेसन कभी भी जेसी को सचमुच छोड़ नहीं सकता। और उसे पता चलता है कि वह सही थी। बाहर मेसन चुपचाप जेसी को एक गिफ्ट भेजता है। यह एक क्वीन शतरंज का मोहरा है। उसके बाद वह मुड़ता है और एक संतुष्ट मुस्कान के साथ चला जाता है। रेस्टोरेंट के अंदर जेसी गिफ्ट प्राप्त करती है और तुरंत खुशी से मुस्कुरा उठती है, यह जानकर कि मेसन अभी भी जिंदा है। आज की कहानी यहीं खत्म होती है। फिल्म देखने के लिए धन्यवाद। आपको यह फिल्म कैसी लगी कृपया नीचे कमेंट करें।